नमस्कार मित्रों, मैं राजन पांडे वापस से आपके अपने दिव्या शेष चैनल यूट्यूब चैनल पर सबका आपका सब स्वागत करता हूं। और आज का दिन वैसे यार बहुत अच्छा एक संडे होना चाहिए था। बहुत अच्छा रविवार होना चाहिए था, मगर कुछ अगर आप क्रिकेट के फॉलोअर होंगे तो थोड़ा सा निराशा हुई होगी, जिस प्रकार से भारतीय बैटिंग ऑर्डर जिस तरह से कोलैप्स कर गया। वैसे पांचवें दिन का खेल टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा दिक्कत वाला रहता ही है, खास बैटर्स के लिए, बैटिंग साइड के लिए। खैर, अब जो हुआ तो फिर अब चलिए ठीक है, इट्स अ गेम। कोई जीतेगा कोई हारेगा, बट एक उम्मीद तो रहती ही है, आपकी भी रही होगी कि हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे। अब जो नहीं हुआ तो कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेली, हमें उनका श्रेय तो नहीं लेना चाहिए। वो बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। खासतौर पे हेड और स्मिथ की जो पहली इनिंग्स में जो पारी थी, उसने फाउंडेशन रख दी थी उनकी जीत की, और बाकी फिर एक फॉर्मेलिटी रह गई थी। और चलिए अब उसको खत्म करते हैं। एक जो दूसरा जिस मुद्दे को लेकर मैं आया हूँ, और जो मुझे बड़ा मैं हंसूं या रोऊं या क्या करूं, इसके लिए मैं बड़ा संशय में हूँ। वो थी रामलीला मैदान पर आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रैली, महारैली, जिसको आप के सदस्य कह रहे थे कि महारैली होने वाली है, 1 लाख के ऊपर जनता आएगी। तो 1 लाख का तो मैं नहीं कहता, बट हाँ, लोग आए और उन्होंने सुना समझा, और उसके बाद क्या उन्होंने रिएक्ट किया होगा वो मैंने यहाँ से तो कल्पना नहीं कर सकता मैं। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि बार बार केजरीवाल साहब, मुझे एक्चुअली उम्मीद थी कि कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे कि मजा आएगा। कुछ मजा से मेरा मतलब है कि लगेगा कि हाँ, बात में दम है। मगर अंत में निराशा ही हुई। अब जैसा आप वही उनका पुराना राग की चौथी फेल राजा, नोटबंदी, देश बर्बाद कर दिया, क्या क्या कर दिया, और कैसे कैसे कर दिया। मतलब बड़ा ही मेरे लिए तो वो समय बड़ा भारी जा रहा था। पर मैंने सुन रहा था कि भाई, सबको ये प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। वे अपने उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर एक वो जो एक मर्यादित भाषा होनी चाहिए, वो थोड़ा सा, वो आईआईटी ग्रेजुएट हैं, अपने को वे बहुत बेहतर मानते हैं मोदी साहब से। तो शिक्षा को बेस बना के कि वे आईआईटी ग्रेजुएट हैं, मोदी साहब फोर्थ चौथी फेल हैं, ठीक है। अब हालांकि पब्लिक डोमेन में मोदी साहब की डिग्री भी है। अब उनको नहीं मानना है तो फिर अब कोई क्या कर सकता है। जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है आप उसे ही नकार रहे हैं, और दूसरी तरफ आप संस्थाओं को जिम्मेदार गैर जिम्मेदार मानते हैं कि जिम्मेदारी से वे काम नहीं कर रही हैं। तो अब आपको किस प्रकार से कन्विंस किया जाए। अब या तो ऐसा हो कि मोदी साहब गंगा जी में उतरे और हाथ में गंगा जल लेकर कोई कसम खाएं कि भाई ये मेरी डिग्री असली है, तो शायद है कि केजरीवाल साहब मान जाएं, अगर उनकी आस्था होगी गंगा माता जी में तो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मुद्दा था, मुझे जो लगा कि पूरा भाषण सुनने के बाद, देखने के बाद, कि उन्होंने 2024 की चुनाव की शंखनाद कर दी। कुछ इसको आप अपना शक्ति प्रदर्शन जैसा भी कह सकते हैं कि वे अपना एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, और उन्होंने किया। और ख़ास तौर पे जब से ऑर्डिनेंस जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी जी ने उसको स्थगित करा दिया, या एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग तो उनकी पावर लिमिटेड ही रहेगी, जैसा केजरीवाल साहब चाहते थे कि उनको वो असीमित पावर मिले जो एक स्वतंत्र प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री को होता है। अभी तो फिलहाल वो ठंडे बस्ते में ही
चली गई है। अब ठीक है, उन्होंने काफ़ी हाथ पैर मार रहे हैं केजरीवाल साहब की कैसे भी करके विपक्षियों को एकजुट करें, और जब संसद में ये ऑर्डिनेंस आए तो वहाँ से मोदी जी को हम कैसे भी करके ऑर्डिनेंस पास ना कराने दें। प्रयास भी बहुत किया उन्होंने, इसके लिए उन्होंने कई एक प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पार्टीज के अध्यक्षों से मुलाकात की। कुछ प्रमुख नाम लिए जाएं तो तेलंगाना के केसीआर, उनसे उन्होंने मुलाकात की। ममता बनर्जी, उनसे उनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, उनसे उन्होंने बात की। अखिलेश यादव से बात की, और उद्धव ठाकरे से बात की। शायद कि शरद पवार जी से भी मिले थे, और इस प्रकार अन्य कई छत्रपों से उन्होंने मुलाकात की। एक प्लेटफॉर्म पर आने की सबसे गुजारिश भी की। तो अगर आज आप लोगों ने देखा होगा और नोटिस किया होगा, तो मुझे जैसा लगा कि शायद है कि उनकी वो कोशिश नाकाम होती दिखी, क्योंकि उनके चेहरे पे जो एक फ्रस्ट्रेशन सा और एक खीज दिख रही थी। मुझे तो खीज और फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा था कि उन्होंने एक विपक्षी एकता को मजबूत करना चाहा, और चाहा कि सारा विपक्ष एक छाते के नीचे आ जाए। उसमें वे सफल नहीं हुए, तो उसकी खींच की परिणति थी आज की उनकी महारैली, जिसमें वे जमकर बरसे और स्टोरी भी सुनाई, कहानी भी सुनाई। चौथी पास राजा कैसे भाषण देता था, ज्योतिष ने, आप सुनिएगा तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा कि जन्म के समय कोई ज्योतिष आता है, उनकी माता को, बच्चे की माता को बताता है कि यह सम्राट बनेगा, माता परेशान होती है, और वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी बड़ी स्टोरी बना सकते थे। और ज्योतिष की भविष्यवाणी सत्य होती है, वो सम्राट बन जाता है। फिर बाद में वो फिर खुलकर आ गए कि चौथी पास राजा, जितने भी पढ़े लिखे मंत्री या ब्यूरोक्रेट्स या जो उसके मातहत हैं आते हैं, कुछ भी उनसे राजा से सिग्नेचर करने को बोलते हैं, साइन करता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। इसके उसमें उन्होंने वो नोटबंदी 2000 की 16-17 की नोटबंदी भी ले आए, कि वो जब नोटबंदी हुई कैसे लाखों हजारों लोग लाइन में मर गए, और त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया देश में, वे भी ले आए। फिर उसके बाद उसी समय फिर कोविड के समय पर वो थाली बजाओ, कटोरा बजाओ, झांझ बजाओ, ढोलक बजाओ, वो भी लेकर आए। और इसी प्रकार से और भी, कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, बहुत से मुद्दे उठाए उन्होंने, उनका हक है, वो उठा सकते हैं मोदी जी का। बट जिस लेवल पर उतर जाते हैं केजरीवाल साहब, तो वो थोड़ा सा एक आम नागरिक के लिए थोड़ा सा ऑड लगता है सुनने में, ऐसा कहूँ मैं, अच्छा नहीं लगता है। अब भी अपने आप को, वो हैं भी एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं, उनका अपना एक स्तर होता है। तो मुझे कभी कभी शक होने लगता है कि आईआईटी ग्रेजुएट्स ऐसे होते हैं क्या? आईआईटी ग्रेजुएट्स तो हमारे मनोहर पर्रिकर साहब भी थे, और शायद है कि वैष्णव साहब जो अभी मौजूदा रेल मंत्री हैं, वे भी हैं। उनकी भाषा में और ये जो आईआईटी ग्रेजुएट हैं, इनकी भाषा में, तो आप लोग बेहतर ज़्यादा अच्छे से जज करेंगे। खैर, उन्होंने बताया कि जनतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है देश से। तो अगर लोकतंत्र खत्म हो गया, जनतंत्र खत्म हो गया, तो फिर अभी कांग्रेस की पुनर्वापसी कर्नाटक में क्या संकेत देती है? एक तरफ तो आप कांग्रेस से हाथ भी मिलाना चाहते हैं, वे चाहते हैं, आप चाहते हो कि कांग्रेस ऑर्डिनेंस को पारित न होने देने में आपका साथ दे, और दूसरी तरफ आप ये कहकर कि जनतंत्र खतरे में है, खतरे में आ गया या खत्म हो गया, तो कर्नाटक की उनकी जो जीत है, आप उसको साफ साफ धूर्तता कह रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस धूर्तता से जीती।
कुछ गलत करके जीती। आपका आशा भाई, अगर ये कहा जाए कि जनतंत्र खत्म हो गया देश में, तब तो फिर हर जगह बीजेपी ही बीजेपी आनी चाहिए। फिर तो दूसरी पार्टियों के अस्तित्व पर ही सवाल आ जाता है। इसी जनतंत्र में आपने अपनी सीटें फैलाई, अपनी आपने दिल्ली के बाद पंजाब में एक फुल फ्लैश सरकार बनाई, और भी आप दूसरी जगह चुनाव लड़े, कुछ सीटें भी लाए, गुजरात भी गए, गुजरात में भी आपने कुछ सीटें लाई। तो अगर जनतंत्र समाप्त हो गया है तो फिर तो वो सीटों को से आपको आ, मोह नहीं होना चाहिए। दूसरों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि जिनको लगता है कि नहीं भाई, जनतंत्र में अभी भी हमारा कायम है और बहुत मजबूत है, तो हम जनतंत्र प्रेमियों को के लिए वो सीट छोड़ देनी चाहिए। खैर, ये आपके अपने विषय है। और दूसरा ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो साहब एक घटनाक्रम मेरे को याद आ गया कि जब जेएनयू में कुछ नारेबाजी हुई थी और हम शर्मिंदा हैं और कौन जिंदा है, ऐसे करके कुछ नारे लगे थे, तो आप उनके समर्थन में जाकर खड़े हो गए थे। तो वो भी मतलब कहीं न कहीं मुझे तो ऐसा लगा कि शायद है कि अवमानना तो कहीं आपसे भी हो रही थी। अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली, उसे हैंग कर दिया गया और अ, फिर उसके खिलाफ एजिटेशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप अगर उसके साथ खड़े होते हैं तो कहीं न कहीं बात तो है कि मतलब आपसे भी कहीं कुछ चूक हुई है शायद। खैर, ये आपका अपना विषय रहेगा। अब दूसरी बात की जाए कि दिल्ली के सांसद, अब सातों सीटें भाजपा के पास हैं और वे दुबक के बैठ गए हैं, छुप गए हैं। मोदी जी, कल को अगर आपको कुछ होता है तो सबसे पहले दौड़कर मैं आऊँगा और मैं आपको नज़र आऊँगा। मतलब कुछ एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा-सा बच्चा, अमूमन स्कूलों में हम देखते हैं जब तू-तू, मैं-मैं होती है, जितनी भड़ास निकाल सकता है वो बच्चा, उस प्रकार से कुछ मुझे प्रतीत हो रहा था। आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोग भी मुझे अपना अनुभव बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के, जानकर। 2000 के नोट लाए, नोट बंद कर दिए, फिर बाद में मैं तो लास्ट टाइम मुझे याद ही नहीं कि मैंने 2000 का नोट देखा कब था। और ख़ास तौर पे जब से भारत डिजिटलाइज़ेशन की ओर बढ़ा और जिस प्रकार से अभी कल की मैंने रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया इज़ नंबर 1, ये जो अपने ट्रांजैक्शंस में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में समवॉट 80 करोड़ या मोर देन दैट, कुछ ऐसे फिगर मैंने देखा था, अगर मैं सही हूँ तो। इतना तो कंफर्म है कि इंडिया इज द टॉपेस्ट कंट्री जो बिल्कुल ये ट्रांजैक्शंस में डिजिटलाइजेशन को बिल्कुल आत्मसात कर चुका है। तो मुझे तो लास्ट टाइम मैंने कब देखा तो मुझे याद भी नहीं है, और अच्छा वो मोदी जी ने बंद कर दिया तो मेरे को कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। और शायद है कि आम जनता को भी जो मेरे जैसे होंगे तो उनको भी शायद ही कोई फर्क पड़ा होगा। खैर, वो भी एक अपनी बात रही। फिर बात आ गई शायद, हाँ, रेवड़ी, रेवड़ी कि मैंने रेवड़ियाँ बाँटी। मोदी जी बोलते हैं कि गरीबों को रेवड़ियाँ बाँट-बाँट कर मैंने सरकार बनाई या लोगों को रेवड़ियाँ बाँटता हूँ। तो और आपने तो पूरा का पूरा रेवड़ा ही उठाकर अपने उन चंद उद्योगपति मित्रों को दे दिया। तो अब ऐसे विषय अगर उठाएँगे तो किसी को भी है तो शायद है कि हँसी ज़्यादा आएगी और सीरियस शायद ही कोई लेगा। अब कोई लेता हो तो मुझे भी आश्चर्य तो नहीं होगा, बट हाँ भाई, सबके अपने-अपने विचार हैं, कोई सीरियसली ले भी सकता है। तो इसी उसमें अपने स्कूलों का ज़िक्र किया उन्होंने, और कि मैंने इतने स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाई जिसको मोदी जी ने तोड़वा दिया, और क्या कर दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा।
अच्छी शिक्षा ना दे पाए हम इसके लिए। तो शिक्षा मंत्री सिसोदिया मेरे को ऐसा लगता है, जो जितना मैं जानता हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ, तो शायद कोई शराब घोटाला हुआ है, जैसा कि सीबीआई ने कुछ चार्जशीट वगैरह डाली है दिल्ली में। तो उसके तहत उनको अंदर किया गया है। और शायद है कि 3-4 बार उन्होंने बेल की एप्लीकेशन भी दी, मगर माननीय न्यायालय ने इन्हें खारिज कर दी, क्योंकि उनको, न्यायालय को ऐसा लगा कि शायद है कि इनको बेल देना मतलब अभी के परिदृश्य में ठीक नहीं होगा। तो खैर, ये टेक्निकल मामला है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा बेहतर जानेंगे, जांच एजेंसी ज़्यादा अच्छा जानेगी, माननीय न्यायालय तो अपना बेस्ट करेगा ही। तो एक तरफ आप मोदी साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अवमानना कर रहे हैं, और अगर आपके पूर्व मंत्री को, विधायक को अगर बेल ना मिले तो सब बिके हुए हैं जी, सब ऐसे हैं जी, सब वैसे हैं जी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आता है। खैर, सबसे आश्चर्य वाली बात थी कपिल सिब्बल साहब की मौजूदगी, और साथ में सिंघवी साहब की, अभिषेक मनु सिंघवी जी की मंच पर मौजूदगी। वो मुझे बहुत वैसी लगी, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब पर भी उन्होंने काफ़ी हमलावर हुए थे। कभी केजरीवाल अपने इनिशियल, जब उन्होंने अपनी इनिशिएटिव लिया था पॉलिटिकल फील्ड में, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में, तो उनकी मौजूदगी मुझे काफ़ी, बाद में माफ़ी मांग के फिर जैसी उनकी आदत पड़ चुकी है, यू टर्न लिए, सब बराबर बढ़िया फर्स्ट क्लास ठीक ठाक। आज देखिए साथ में बैठ के बढ़िया मोदी जी के खिलाफ जो भी, जैसा भी। खैर, तो लब्बो लुबाब साहब ये रहा कि जो रैली बुलाई गई, शक्ति प्रदर्शन किया गया, तो इसमें मुझे खींच ज़्यादा नज़र आई। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो जो वे बोल सकते थे मोदी जी के खिलाफ, नया कुछ नहीं था। नया मतलब कुछ भी अगर मिलता तो मैं ज़रूर, मुझे ज़्यादा आनंद आता बताने में, आपसे, आपको शेयर करने में। सब वही कि देश बर्बाद कर दिया जी, ट्रेन में जाओ तो देखो ट्रेन की स्थिति कैसी कर दी जी, फिर देखो तो बेरोजगारी बढ़ गई जी, दूध के दाम बढ़ गए जी, सब्जी के दाम बढ़ गए जी। अरे साहब जी, आपको उससे दूध का दाम बढ़े कि सब्जी का दाम बढ़े, आपका तो बढ़िया शानदार, वो ऐसा जो मैंने सुना, कुछ झलकियां भी देखी टीवी पर, कि 45 करोड़ का जो आपका राजमहल है, 8-8 लाख के पर्दे हैं। मेरे जो ये पर्दे लगे, ये तो 700-800 रुपए के भी शायद होंगे, तो मुझे आश्चर्य होगा। मैंने नहीं, मिसेस ने खरीदा तो उनको क्या फर्क पड़ता है। आप अपने राजमहल में बढ़िया से हैं, आप आम आदमी का नेतृत्व करते हैं। हाँ, प्रयास करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए कि जो जितना एक राजनेता होने के नाते आप डिलीवर कर सकें, वो तो करना चाहिए, आपका फर्ज भी बनता है। और बट थोड़ा सा, बस जो मैं आपसे एक अपील करूंगा वो यही करूंगा कि थोड़ा सा भाषाई मर्यादा अगर को संज्ञान में ले लें आप अपनी, तो मुझे नहीं लगता कि आप में कहीं कोई ऐसी कमी है कि जो एक राजनेता में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत कुशल प्रशासक साबित हों, मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और बस आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ। फिर आगे केजरीवाल जी, आपको जैसा बेहतर लगेगा। आप एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, तो आप बेहतर जज करेंगे। और बट आज जो अगर मैं कहूँ तो आपकी जो ये जनसभा आपने बुलाई थी, मज़ा नहीं आया। एक आम आदमी, एक आम आदमी, आप की पार्टी का एक आम आदमी,
वही सब सुना साहब, वही सब सुना, वही कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। कुछ ऐसी ठोस बात नहीं हुई कि जो मतलब मुझे भी लगता है कि यार मैं मोदी जी को वोट क्यों दूं, मैं आपको ही वोट दूं। तो वो सब आपने मुझे और पुश कर दिया कि भाई तू देख लेना, समझ लेना, देना हो तो देना मेरे को, नहीं देना होगा तो तू जैसा तेरे को उचित लगे। खैर बढ़िया रहा। आपने जो आधा घंटा पौन घंटा हम सबका एंटरटेनमेंट किया साहब, उसके लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आशा करता हूँ आगे भी आपके ऐसे ही एंटरटेनिंग शोज होते रहेंगे, हम सबको आनंद आएगा और सब लुत्फ लेंगे। तो मित्रों, ये थी आज की छोटी सी झलक जो आज मैंने कुछ टीवी पर रामलीला मैदान पर देखी। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में भूल भी गया था मैं कि साहब आप लोग, अगर आपको मेरा ये संवाद अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपकी एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल नया हूँ इस जगत में, मेरा आप हौसला बढ़ाएं, आपसे यही प्रार्थना है, यही कामना है। आप सब फिर से जय जय सिया राम, जय भारत, जय हिंद।